हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एचआरपी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर अपन ने बात करी थी बायोलॉजी और बिहेवियर की यूनिट के अंदर। एक टॉपिक था अपना माइंड एंड बॉडी माइंड रिलेशनशिप के अंदर, और उसी यूनिट के अंदर यूनिट सेकंड के अंदर से ही अपना जो टॉपिक आता है नेक्स्ट वो आता है जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। अब बच्चों, जैसा कि अपने को पता है कि अपन जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट का जो रोल पढ़ते हैं कि भाई जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट कैसे असर डालता है आदमी के बिहेवियर के ऊपर, है ना, कैसे इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को। उस बिहेवियर से इसका रिलेशनशिप पढ़ते हैं अपन जेनेटिक्स का और एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंदर जैसे अपने को नाम पता चल रहा है कि क्या है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ये तो सभी को पता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, है ना। हेरिडिटी कि जो कुछ साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने काफ़ी बार ये शो भी कर रखा है कि जो भी कुछ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो ट्रेड्स होते हैं, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेड्स जो होते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो होते हैं, ये कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो हेरिडिटी के द्वारा इंडिविजुअल किसी भी पर्सन के बिहेवियर के अंदर काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन ने बात करी है ना कि मान लो कोई बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है ना, उसके मदर एंड फादर हैं, मदर एंड फादर है, उनका आईक्यू लेवल है 125 है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, है ना। मदर और फादर हैं किसी भी एक बच्चे के, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो काफ़ी बार देखा जाता है कि उनके जो बच्चे होते हैं ना वो भी इंटेलिजेंट पैदा हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सत्य है कि बच्चे अगर मम्मी पापा इंटेलिजेंट हैं तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, 100% चांसेस नहीं होते, सभी के 50-50 चांसेस होते हैं। लेकिन अगर ये ट्रेड्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं बाय द जीन्स के द्वारा, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, हेरिडिटी बोलते हैं। भाई हेरिडिटी के अंदर अपन ने यही तो पढ़ा था कि जो ट्रेड्स जो होते हैं, जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो होते हैं, जो फिजिकल या साइकोलॉजिकल जो ट्रेड्स होते हैं, वो ट्रेड्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग के अंदर जो ट्रांसफर होते हैं ना बाय द जीन्स के, उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, हेरिडिटी बोलते हैं। उसी को तो अपन हेरिडिटी बोलते हैं। और साइकोलॉजिस्ट जो लोग थे उनका भी ये मानना था कि किसी भी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, जो अपन पढ़ भी रहे हैं, आगे पढ़े भी गए। जैसे फर्स्ट हमने बताया उन्होंने कि भाई हेरिडिटी जो होती है, अब हेरिडिटी के अंदर अपन ने यही पढ़ा है कि भाई कोई भी एक बच्चा है, दोनों तरह के ट्रेड्स की बात करते हैं अपन। फिजिकल ट्रेड के अंदर ये तो चलो अपन ने बात कर ली साइकोलॉजिकल ट्रेड की, भाई बच्चा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंसी हो गया, मेमोरी हो गया, है ना, एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, ये सारी चीजें अगर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होती है बाय द जीन्स के, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। और ये ट्रेड्स कौन से ट्रेड्स कहलाते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेड्स कहलाते हैं। दूसरा अपन बात कर रहे हैं जैसे फिजिकल ट्रेड्स, कि भाई फिजिकल ट्रेड्स भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। लाइक अगर अपन बात करें कि हाइट है, वेट है ना, कलर ऑफ आईज है, कि काफी बार आपने देखा होगा कि किसी बच्चे की मम्मी की आंखों का कलर अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, ब्लैक है, ब्लू है, काफ़ी बार देखा जाता है। मान लो किसी बच्चे की मदर की आइज़ का जो कलर है ब्लू है, तो काफ़ी बार अपन ये भी देखते हैं कि उसका जो चाइल्ड है, उसके जो बच्चे हैं, उनकी आंखों का कलर भी ब्लू होता है ना। तो ये जो ट्रेड्स हैं, या फिर हाइट की बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे के मम्मी पापा की हाइट है ना बड़ी है, ज़्यादा लंबे हैं, 6 फुट है हाइट है, तो मे भी चांसेस होते हैं कि वो बच्चा भी लंबा हो जाता है। तो ये सारे ट्रेड्स अगर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं तो वो क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। ये किस वजह से हुआ, ऐसा थोड़ी है कि बच्चे ने बाद में एनवायरनमेंट के अंदर आने के बाद में ये चीज़ें अलग से उसके अंदर, कि भाई किसी बच्चे के पिताजी ने उसको ना मतलब बादाम खिला दिए तो एक बच्चा लंबा हो गया, दूसरे को बादाम नहीं खिलाई या प्रोटीन नहीं खिलाई तो वो मतलब कम वेट का रह गया या कम हाइट रह गई, ऐसा नहीं है। कुछ फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रेड्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं बाय द जीन्स के, और उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, हेरिडिटी बोलते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं,
हेरिडिटी बोलते हैं, है ना। अपन ने पढ़ रखा है कि जो ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो ट्रेड्स होते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं, ये किसके द्वारा ट्रांसफर होते हैं, तो अपन ने पढ़ा है किसके द्वारा, जीन्स के द्वारा। जीन जो होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो जीन्स ही इन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। फिर अपन ने पढ़ा है कि जीन्स जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो अपन ने ये पढ़ा है कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, क्रोमोसोम्स के ऊपर, क्रोमोसोम्स के ऊपर, क्रोमोसोम जो होते हैं उन क्रोमोसोम्स के ऊपर। क्रोमोसोम क्या होता है, अपन ये पढ़ा है कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, धागा नुमा जो संरचना होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। अपन ने ये भी पढ़ा है कि 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं बच्चों, जीन्स पाए जाते हैं, और ये जीन ही क्या करते हैं, इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो ट्रेड्स होते हैं उनको पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर करवाने का काम करते हैं, है ना। दूसरा अपन ने पढ़ा है कि क्रोमोसोम होते हैं, ये किसके मिलके बड़े होते हैं, तो अपन ने पढ़ रखा है डीएनए जो आरएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है, इनसे मिलकर बनते हैं अपने क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं अपने क्या, जीन। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये सभी को पता है कि जो न्यूक्लियाई होती है, उस न्यूक्लियाई एवरी सेल की जो न्यूक्लियाई होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम, 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एवरी सेल के अंदर, और ये क्रोमोसोम के ऊपर जीन पाए जाते हैं। और ये जीन क्या करते हैं बच्चों, इन ट्रेड्स को पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर करवाने का काम करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, हेरिडिटी बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। ये तो था अपना बच्चों हेरिडिटी, है ना। सिर्फ अपने समझने के लिए है कि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट होता क्या है। जेनेटिक्स की अपन बात कर रहे हैं, जेनेटिक्स के अंदर साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि भाई कुछ फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर बाय द जीन्स के द्वारा ट्रांसफर हो जाते हैं, जो भी क्या करते हैं आदमी के। अब सीधी सी बात है भाई, बच्चा इंटेलिजेंट हो रहा है, मतलब उसका बिहेवियर तो कहने का अफेक्टेड हो रहा है। वो बच्चा जो है, जो इंटेलिजेंट है, वो हो सकता है मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता था, लेकिन इन जीन की वजह से, उसकी मदर और फादर के जीन की वजह से वो बच्चा क्या हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, तो उसके बिहेवियर के ऊपर तो असर डालता है ना। उसी को अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिक या हेरिडिटी की वजह से वो क्या हुआ है, वो ट्रेड उसके अंदर ट्रांसफर हुए हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, जेनेटिक या हेरिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज जो अपना आता है, आई होप समझ में आया होगा जेनेटिक्स क्या होता है। एंड सेकेंड वन इज इसी के अंदर जो आता है एनवायरमेंट आता है, कि भाई हेरिडिटी जो होती है, हेरिडिटी तो अपन ने बात कर ली कि भाई ये ह्यूमन बिहेवियर को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करवाने का काम करती है, कहीं ना कहीं एक अपना रोल प्ले करवाने का काम करती है। और सेकंड वन ही जाता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट अब बच्चों आपने पढ़ रखा है कि भाई एनवायरमेंट जो होता है, और पढ़ा भी नहीं है तो भी ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। कोई भी एक पर्सन है, उसका एनवायरनमेंट जो होता है वो कितने टाइप का एनवायरनमेंट हो सकता है ना, कितने टाइप का एनवायरनमेंट हो सकता है, उससे ज़्यादा बाहर तो अलग कुछ आएगा भी नहीं। एनवायरनमेंट तो ये इन्हीं टाइप्स के अंदर आएगा। तो एनवायरनमेंट कितने टाइप का होता है बच्चों, 2 टाइप का होता है। एक एनवायरनमेंट होता है जिसको अपन इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं, एक एनवायरनमेंट होता है बच्चों जिसको अपन इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं। दूसरा जो एनवायरनमेंट होता है बच्चों जिसको अपन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलते हैं। भाई जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स ने अपना रोल प्ले किया है बिहेवियर के अंदर। सेकंड आता है एनवायरनमेंट, कि फिर जो एनवायरनमेंट है ना, वो एनवायरनमेंट भी क्या करता है, किसी भी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करवाने का काम करता है। मे बी उसके अंदर कुछ एक चीज़ें अच्छी भी डेवलप कर सकता है, कुछ एक चीज़ें गलत भी डेवलप कर सकता है, पर वो सारे रीजन डिपेंड करते हैं उसके चारों तरफ की जो सराउंडिंग है, उसका जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के ऊपर। जैसे एनवायरनमेंट के अंदर इंडिविजुअल रहता है, उसके अंदर वैसे ही गुण, वैसे ही ट्रेड्स, वैसे ही आदतें उसके अंदर डेवलप होता स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छी संगत में रहता है तो अच्छी आदतें उसमें आती हैं, गलत संगत, बुरी संगत में रहता है तो बुरी आदतें बचता सीखता चला जाता है। तो ये क्या होता है, उसका एनवायरनमेंट होता है। किस पे डिपेंड करता है, उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। अपन बात करते हैं कि जो एनवायरनमेंट होता है वो एनवायरनमेंट कितने टाइप का होता है, तो एनवायरनमेंट 2 टाइप का होता है बच्चों। फर्स्ट जो एनवायरनमेंट होता है इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, सेकंड वन इज जो होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। अब बच्चों इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, इसको दूसरी तरीके से अगर अपन बात करें तो एनवायरनमेंट होता है, तो प्रीनेटल एनवायरनमेंट की अपन बात करते हैं। एक तो प्रीनेटल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एक पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। एक पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि कोई भी बच्चा जो जिसके कंसेप्शन के बाद से, कंसेप्शन के बाद का जो पीरियड है, जो एनवायरनमेंट है,
वो कंसेप्शन के बाद का जो पीरियड है वो क्या कहलाता है, उसका एनवायरनमेंट कहलाता है ना भाई। ये चीजें हैं, कंसेप्शन से पहले की बात हो गई, जेनेटिक्स की वजह से, गुणों की वजह से, वो तो एक गुणों की बात हो गई। जीन्स कुछ गुणों को ट्रांसफर करवाने के काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जो एनवायरनमेंट है ना, वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं उसके जो गुण हैं वो। मान लो जैसे अपन बात कर रहे हैं, एक तो प्रीनेटल एनवायरनमेंट है। प्रीनेटल एनवायरनमेंट तो बच्चों क्या कहलाता है कि आफ्टर कंसेप्शन जो पीरियड है, कंसेप्शन से लेके और बर्थ तक का जो पीरियड है, कंसेप्शन से लेके और बर्थ, भाई आफ्टर बर्थ जो पीरियड आएगा, आफ्टर बर्थ जो पीरियड आएगा बच्चों, आफ्टर बर्थ वो पीरियड तो कौन सा पीरियड हो जाएगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो जाएगा कि बच्चे ने जन्म ले लिया। कंसेप्शन से लेके और बर्थ तक का जो पीरियड कहलाता है वो तो कौन सा पीरियड कहलाता है बच्चों, इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है, या फिर प्रीनेटल। प्रीनेटल का मतलब भी क्या होता है, नेटल, डिलीवरी से पहले का। डिलीवरी से पहले का या बर्थ से पहले का जो पीरियड होता है वो पीरियड तो बच्चों कौन सा पीरियड कहलाता है, इंटरनल एनवायरनमेंट कहता है। वो एनवायरनमेंट तो कौन सा एनवायरनमेंट कहलाता है, इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है। और जन्म के बाद आफ्टर बर्थ का जो एनवायरनमेंट होता है वो कौन सा एनवायरनमेंट कहलाता है बच्चों, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाता है। कौन सा एनवायरनमेंट कहलाता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाता है। अब अपन बात करते हैं कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है ना, इस इंटरनल एनवायरनमेंट को भी 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट वन इज इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट, इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट सॉरी। और सेकेंड वन इज है इंट्रायूटेराइन एनवायरनमेंट। जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है बच्चों वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट एंड इंट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट। अब इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस मैं आपको बता दूं। इंट्रासेल्युलर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक सेल जो होती है उस सेल के अंदर का जो पीरियड होता है, मतलब जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला जो पीरियड होता है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला जो पीरियड होता है वो तो कौन सा पीरियड कहलाता है बच्चों, इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट कहलाता है। इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट कहलाता है उसको तो अपन कौन सा एनवायरनमेंट बोलते हैं, इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट बोलते हैं। उस दौरान में भी मान लो कि जब बच्चा इंट्रासेल्युलर फेज के अंदर है, इस पीरियड के अंदर है, उस दौरान अगर किसी न्यूट्रिएंट की इन्फ्लुएंस की वजह से उसके अंदर में भी चांसेस होते हैं कि किसी ट्रेड के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी बच्चे के अंदर पैदा हो सकती है। दूसरा जो एनवायरनमेंट आता है बच्चों, इंट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट आता है। इंट्रा यूटेराइन नाम से ही पता चल रहा है, जो यूट्रस के अंदर जो बच्चा होता है, यूटेराइन फेज के अंदर जब बच्चा होता है। अब यूटेराइन फेज के अंदर अपन बात करते हैं ना कि जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है तो उसको यूटेराइन फेज के अंदर क्या होता है कि नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है, नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है। प्रोटेक्शन, उसके चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, यूटेराइन कैविटी के अंदर रहता है, बच्चे के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। वो क्या करवाता है, बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि इस इंट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट के दौरान जब बच्चा यूट्रस के अंदर था, यूटेराइन फेज के अंदर है, इस एनवायरनमेंट के दौरान मान लो कोई मदर है, उस मदर को जब बच्चे की प्रेगनेंसी थी, उस मदर की प्रेगनेंसी थी 11th वीक की प्रेगनेंसी थी, उस दौरान मान लो उस मदर को रूबेला का इन्फेक्शन हो गया। बच्चों क्या हो गया, रूबेला, जर्मन मीजल्स अपन जिसको बोलते हैं, जर्मन मीजल्स, रूबेला का इन्फेक्शन हो गया। तो फिर क्या चांसेस होते हैं, अगर 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर इंट्रा यूटेराइन पीरियड की बात कर रहे हैं, 11 वीक की प्रेगनेंसी के ऊपर अगर उस मदर को मान लो रूबेला का इन्फेक्शन हो गया तो चांसेस होते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा चांसेस होते हैं कि या तो डीफ पैदा हो या फिर कोई भी एबनॉर्मलिटी के साथ में, अगर अपन बात करें किसी भी न्यूरल डिफेक्ट की बात करें, न्यूरल डिफेक्ट के साथ में पैदा हो सकता है, या फिर कोई हार्ट से रिलेटेड किसी भी एक प्रॉब्लम के साथ में वो बच्चा पैदा होता है, इस चीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। अगर मदर 11th वीक प्रेगनेंसी पे थी, उसको जर्मन मीजल्स का इन्फेक्शन हो गया, तो मे बी चांसेस होते हैं कि बच्चा डीफ पैदा हो, या मे बी बच्चे को कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम के साथ में बच्चा पैदा हो। इस चीज के रिस्क बढ़ जाते हैं इस एनवायरनमेंट के दौरान, है ना। तो ये जो एनवायरनमेंट होता है ये तो कौन सा एनवायरनमेंट कहलाता है बच्चों,
प्रीनेटल एनवायरनमेंट बोले या इंटरनल एनवायरनमेंट बोले, ये एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट भी क्या करता है, उस बच्चे को डेवलपमेंट के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है। मान लो उसको मदर है प्रॉपरली, हाँ हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं है, इंट्रायूटेराइन फेज के दौरान अच्छी बढ़िया डाइट मेंटेन करिए, तो चांसेस होते हैं कि बच्चा अच्छा तंदुरुस्त बच्चा पैदा होगा। और इस एनवायरनमेंट के दौरान अगर कोई इन्फेक्शन बच्चे को, मदर को हो जाता है, तो मदर को इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, बच्चे पे पड़ता है। तो ये जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट तो बच्चों कौन सा एनवायरनमेंट कहलाता है, इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है। और सेकंड वन इज जो आता है बच्चों, वो आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब बच्चे ने जन्म ले लिया, उसके बाद की बात कर रहे हैं, ये तो बच्चे के जन्म लेने से, कंसेप्शन के बाद से और बच्चे को जन्म लेने से पहले की बात थी। अब बच्चे ने जन्म ले लिया, आफ्टर बर्थ जो पीरियड, जो एनवायरनमेंट बच्चा फेस करता है, वो एनवायरनमेंट कौन सा कहलाता है बच्चों, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाता है। जन्म के बाद का जो एनवायरनमेंट होता है बच्चे का, वो कौन सा एनवायरनमेंट कहलाता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाता है। इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट वन इज फिजिकल एनवायरनमेंट, फर्स्ट वन इज फिजिकल एनवायरनमेंट, सेकेंड वन इज सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, एंड थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी 3 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज है फिजिकल एनवायरनमेंट। अब मान लो कोई बच्चा है, बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में बच्चा इन 3 तरह के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है। जैसे अपन बात करें, फर्स्ट जो एनवायरनमेंट है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट में किसको इंक्लूड किया गया है बच्चों, किसको इंक्लूड किया गया इस एनवायरनमेंट के अंदर, कि जब बच्चा जो है उसका वेदर और क्लाइमेट जो होता है ना, वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट जो होता है उसको इंक्लूड किया जाता है बच्चों किसके अंदर, फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। कि बच्चा जन्म ले लिया, एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जिससे फिजिकल, जिसमें वेदर से रिलेटेड और क्लाइमेट से रिलेटेड, लाइक है जैसे अपन बात करें कि मान लो जो बच्चा है, उस बच्चे के ओवर क्राउडिंग एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है बच्चों, या फिर माने फिजिकल का मतलब है कि जो भी वेदर है, मान लो उसका वेदर है, शेल्टर है ना, वेदर है, शेल्टर है, ओवर क्राउडिंग है, पॉपुलेशन है, सॉरी पोल्यूशन है। ये जो एनवायरनमेंट है, जो कौन सा एनवायरनमेंट कहलाता है, फिजिकल एनवायरनमेंट कहलाता है। सॉइल है, वॉइस है, नॉइज है, ये सारा जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट कहलाता है बच्चों, फिजिकल एनवायरनमेंट कहलाता है। कौन सा एनवायरनमेंट कहलाता है, फिजिकल एनवायरनमेंट कहलाता है। अब ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ना, ये फिजिकल एनवायरनमेंट भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को, किसी भी बच्चे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करवाने का काम करता है ना। फॉर एग्जांपल काफी बार अपन ने देखा है कि मान लो कोई बच्चा है, वो ओवर क्राउडिंग एरिया के अंदर रह रहा है ना, जहाँ बहुत ज्यादा क्राउड होता है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, बहुत ज्यादा नॉइज होती है, ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर कोई बच्चा सर्वाइव कर रहा है, तो उस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने वाले बच्चे के साथ में अपन ने बेसिकली देखते हैं कि हो सकता है उस बच्चे की ना बीपी बड़ी भी मिलेगी आपको, बीपी क्या मिलता है, बढ़ा हुआ मिलता है। अगर बहुत शोरगुल वाले इलाके के अंदर, ओवर क्राउडिंग इलाके के अंदर अगर कोई बच्चा सर्वाइव कर रहा है, कोई बच्चा रह रहा है, तो चांसेस होते हैं कि वो बच्चे का जो बीपी है वो बढ़ा हुआ हो, या वो बच्चा ना, उस बच्चे को स्ट्रेस की कंडीशन डेवलप हो। ये सारी कंडीशंस उस एनवायरनमेंट की वजह से वो बच्चा फेस कर सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, हाँ, फिजिकल एनवायरनमेंट क्या करवाता है, किसी भी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करवाने का काम करता है, फिजिकल एनवायरनमेंट है। सेकेंड वन इज बात करते हैं बच्चों सोशल एनवायरनमेंट। नाम से ही पता चल रहा है, फिजिकल का मतलब तो क्या बात कर दिया अपने, वेदर एंड क्लाइमेट से रिलेटेड जो एनवायरनमेंट आता है वो तो कौन सा एनवायरनमेंट कहलाता है, फिजिकल एनवायरनमेंट कहलाता है, जिसमें अपन ने बात कर दी कि वेदर हो गया, है ना, शेल्टर हो गया, नॉइज वगैरह हो गया, ओवर क्राउडिंग हो गया, पोल्यूशन हो गया, ये सारा एनवायरनमेंट तो कौन सा एनवायरनमेंट कहलाता है, फिजिकल एनवायरनमेंट कहलाता है। सेकंड वजह बात कर रहे हैं सोशल एनवायरनमेंट की, नाम से ही पता चल रहा है सोशल। अगर सोशल का नाम आ गया तो मतलब समझेंगे कि इसके अंदर किसको इंक्लूड किया जाता है बच्चों, सोशल का मतलब, सोशल अगर बच्चा हो रहा है तो सोशल में कौन से एनवायरनमेंट को इंक्लूड करते हैं,
सोशल के अंदर कौन से एनवायरनमेंट को इंक्लूड करते हैं कि जब बच्चा, जिसको अपन बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी मे भी बोल सकते हैं अगर बोलना चाहें तो, जब बच्चा है उस बच्चे के पीर ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अंदर भाई आदमी का जो एनवायरनमेंट, एक सोसाइटी के अंदर जब बच्चा रह रहा है उसी को तो सोशल से मिला हुआ होता है क्या, सोसाइटी, पीर। सेकंड अपन बात करें कस्टम, कल्चरल, है ना, पीर हो गया, कस्टम हो गया, कल्चर हो गया। ये जो एनवायरनमेंट है बच्चे का, जिस सोसाइटी के अंदर बच्चा रह रहा है उसके अंदर इन कस्टम्स की बात भी होगी, कल्चर की बात भी होगी। पीर का तो बहुत बड़ा रोल होता है कि जब बच्चे के समकक्ष एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनका एनवायरनमेंट होता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में रोल प्ले करता है उस बच्चे के बिहेवियर को डेवलपमेंट के अंदर। कहीं ना कोई इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें उस बच्चे के एनवायरनमेंट, ये बच्चे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करवाने का काम करती हैं। ये एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट कहलाता है बच्चों, सोशल एनवायरनमेंट कहलाता है। कौन सा एनवायरनमेंट कहलाता है बच्चों, सोशल एनवायरनमेंट कहलाता है। काफ़ी बार अपन ने देखा होगा बच्चों कि मान लो अपन ये कहते हैं ना कि कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कोई वेस्टर्न कल्चर के जो बच्चे होते हैं, वेस्टर्न जो कल्चर होता है, अपन सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न जो कल्चर होता है, आपने देखा होगा कि वेस्टर्न कल्चर के अंदर जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों के ऊपर उनको ना थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर ला दिया जाता है। उन बच्चों को पर माइंड के ऊपर ये रहता है कि भाई आफ्टर 18 एज के बाद में आप लोगों को खुद को ना अपना खुद का रोजगार करना पड़ेगा, खुद को अपने बल पे पैसे कमाने पड़ेंगे और रोजगार करना पड़ेगा। तो ये चीजें उस बच्चों, वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहे हैं, है ना, उनके अंदर कुछ उनकी खुद की इंटरनल विसेज जो होती है उनको सप्रेस करने की कंडीशन नहीं आती, है ना। मान लो किसी बच्चे को किसी लड़की से प्यार हो गया, है ना, मान लो किसी बच्चे को किसी लड़की से प्यार हो गया तो वो लव मैरिज कर लेते हैं, कोई बड़ा इफेक्ट नहीं आता उनके ऊपर। वेस्टर्न कल्चर की अपन बात कर रहे हैं, है ना, कोई प्रेशर नहीं आता उस बच्चे के अंदर। मान लो एशियन कल्चर के अंदर जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, एशियन कल्चर के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों को जो कस्टम या रिलीजन्स जो होते हैं, उनके अंदर अगर बच्चा कोई सर्वाइव कर रहा है उस एक फेज के अंदर, उस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, एशियन कल्चर के जो लोग होते हैं उनके अंदर उनके खुद के जो इमोशनल मोटिव्स जो होते हैं, कुछ उनकी खुद की ख्वाहिशें जो होती हैं, उनको सप्रेस वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है, उनको सप्रेस्ड करना पड़ता है उसके अंदर, है ना। तो ये सारा कौन सा एनवायरनमेंट कहलाता है, सोशल एनवायरनमेंट कहलाता है। ये सारे एनवायरनमेंट अलग अलग जगहों पे अलग अलग एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन जो भी एनवायरनमेंट है, जो कस्टम से रिलेटेड है, जो रिलीजन से रिलेटेड है, जो पीर या फ्रेंड, पीर का मतलब क्या था, फ्रेंड्स भी अपन बोल सकते हैं, जो समकक्ष जो अपना एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, पीर ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट होता है, ये एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट कहलाता है बच्चों, सोशल एनवायरनमेंट कहलाता है। थर्ड वन इज एंड लास्ट वन इज आता है इसके अंदर साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट आता है। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट आता है। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि जो भी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज वाला जो एनवायरनमेंट होता है ना, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज वाला जो एनवायरनमेंट होता है किसी एक चाइल्ड का, किसी एक बच्चे का, वो एनवायरनमेंट बच्चों कौन सा एनवायरनमेंट कहलाता है, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहलाता है ना। अब अपन कहेंगे कि भाई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज का साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कौन सा आ गया, तो अपन बात करते हैं कि मान लो कोई एक फैमिली के अंदर बच्चा रह रहा है ना। आपने काफी बार देखा होगा कि उस किसी भी एक बच्चे के बिहेवियर के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर अगर अपन बात करें तो मान लो एक फैमिली ऐसी है जिसके अंदर जो चाइल्ड ग्रो कर रहा है उसको ना बढ़िया सपोर्टिव एनवायरनमेंट, उसके फैमिली सपोर्टिव एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करवाया जा रहा है ना। सपोर्टिव एनवायरनमेंट उस बच्चे को प्रोवाइड करवाया जा रहा है किसी भी उसके फैमिली मेंबर्स के द्वारा, है ना। तो अगर अपन बात करें तो फिर वो बच्चा जो होगा उसके बच्चे के अंदर एक जो लर्निंग स्किल्स होती हैं ज़्यादा अच्छी इंक्रीज होंगी, है ना, ज़्यादा अच्छी लर्निंग स्किल। भाई अगर आपका एनवायरनमेंट है, जो फैमिली जो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रही है, वो एनवायरनमेंट आपके फेवरेबल एनवायरनमेंट है, आपको सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो फिर उस बच्चे के जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती हैं। अगर उसकी जगह उस बच्चे को मान लो उसके माता पिता से, किसी एक छोटे से बच्चे को उसके माता पिता से अलग कर दिया जाए, और वो बच्चा कहीं दूसरी जगह जाके अच्छे से सेटल नहीं हो पाए तो क्या उसकी लर्निंग स्किल्स, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी होंगी, नहीं होंगी, है ना। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये जो एनवायरनमेंट होता है बच्चों, ये कौन सा एनवायरनमेंट कहलाता है,
साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहलाता है। ये कौन सा एनवायरनमेंट कहलाता है? साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहलाता है। ये था अपना छोटा सा टॉपिक जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। आई होप सभी को समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो टॉपिक तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।